हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोराटोरियम के बाद जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग होगा आपको करवाना फ़ायदेमंद का सौदा होगा या फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बैंक जब रीस्ट्रक्चरिंग करेगा तो आप उससे क्या क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं और अगर बैंक आपकी बात ना माने तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन सारी चीज़ों का आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हो आप लोग, अच्छे हो ना। तो दोस्तों, क्या है वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तो दोस्तों, इस स्कीम के तहत अब बैंक आपको यानी कि अपने ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदलेगा। मतलब यह बैंकों के पास ग्राहक के लोन की अवधि बढ़ाने और पेमेंट हॉलीडे का जो विकल्प है उन सब चीज़ों को देखते हुए वह उसको रीस्ट्रक्चर करेगा, मतलब उस लोन को दोबारा करेगा। दोस्तों, लोन रीस्ट्रक्चरिंग में फ़ायदा किसको मिलेगा। लोन रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन ग्राहकों को होगा जिनकी सैलरी कोरोना काल में कम हुई है या फिर जिनकी नौकरी ही चली गई है। ये भी पता चला है कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से ग्राहक डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में नहीं आएंगे और न ही उनका लोन एनपीए किए जाएंगे। तो अगर आपने लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराने का प्लान बना रखा है और जैसा मैंने अभी आपको बोला है, या तो आपकी सैलरी कम हो गई है तो आपका ईएमआई का कैलकुलेशन नए हिसाब से करेंगे, क्योंकि 40% तक ईएमआई आप देते हैं अपनी सैलरी का। और अगर आपकी जॉब अगर नहीं लगेगी तो जॉब ढूंढने तक आपको कूलिंग पीरियड में रखा जाएगा। दोस्तों, आपको एक और बात बताता हूँ, जो ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग है, रिटेल लोन जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की ईएमआई चुकाने के लिए ग्राहकों को अलग अलग विकल्प दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक की ईएमआई को भी कुछ महीनों के लिए कम किया जा सकता है या फिर कुछ महीनों के लिए टाला भी जा सकता है। दोस्तों, पता है ना कि जो बैंक आपको आपकी सैलरी का वो 40% तक ईएमआई बनाता है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये थी तो आप 20,000 रुपये तक की ईएमआई दे सकते थे। अभी आपकी सैलरी होगी मान लीजिए 10,000 की कटौती होगी तो 40,000 रुपये, तो 40% के हिसाब से आपका कितना हो गया, तब 16,000 रुपये का ही आप लोन पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक को अब क्या करना है कि वो ईएमआई ऐसे शेड्यूल करेगा कि आपकी 16,000 रुपये तक की ईएमआई बंध जाए। और कुछ लोगों को अभी लोन की ईएमआई पे छूट भी मिलेगी। अब मान लीजिए कोई काम कर रहा था, अब उसकी जॉब छूट गई, उसको फायर कर दिया गया, तो वो जॉब ढूंढेगा। वो जॉब ढूंढने में उसको 4 से 5 महीना, 6 महीना, हो सकता है सालों लग जाए। तो बैंक को उतना कूलिंग पीरियड बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन वो कूलिंग पीरियड बैंक देगा तब तक ही देगा जब तक कि बंदे की जॉब नहीं लग जाती, लेकिन वो कूलिंग पीरियड का ब्याज लेगा। दोस्तों देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग में बैंक ब्याज नहीं छोड़ेगा, केवल आपको वो टाइम दे देगा। जैसे आरबीआई ने भी बोला था कि आप 2 साल तक का लोन मोरेटोरियम दे दीजिए, तो 2 साल तक का लोन मोरेटोरियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग में ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ब्याज आपको हर जगह ही देना है। चाहे आप लोन मोरेटोरियम में थे तब भी आप ब्याज दे रहे थे, और आप रीस्ट्रक्चरिंग कराएंगे आपको तब भी ब्याज देना है। अभी रीस्ट्रक्चरिंग में ये फ़ायदा होगा कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हर चीज़ में कम हुआ है, तो रीस्ट्रक्चरिंग का ये फ़ायदा होगा कि आप जो वो करेंगे रीस्ट्रक्चर, तो आपको नए वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी ईएमआई बनेगी। पीएफ यहाँ भी छोड़ने वाला नहीं है बैंक अपना पीएफ प्रोसेसिंग फीस लेगा ही लेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो आप बार्गेनिंग करके रखिएगा जब लोन रीस्ट्रक्चरिंग अगले महीने से आपके पास जब ऑफर आएगा। और ये मिल भी उन्हीं को रहा है जिन्होंने कोरोना टाइम से पहले यानी कि अपना पेमेंट हिस्ट्री मार्च के महीने तक सही रखी थी। अब मान लीजिए कोई दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अपना डिफ़ॉल्टर था, वो पेमेंट नहीं कर रहा था, पहले से ही अपना मजे उड़ा रहा था, टाइम पे ईएमआई नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलने वाली है। वो एनपीए होंगे उनको एनपीए। इस कोरोना टाइम वाले लोगों ने जो मोरेटोरियम वगैरह लिया है तो उनको एनपीए बैंक नहीं बनाना चाहता है, सरकार एनपीए नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये मजबूरी बस हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने तो जान के ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा था। लोन रीस्ट्रक्चरिंग मोरेटोरियम से अलग है। कैसे अलग है, ध्यान से सुनिए। अब अगर आप लोन मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं तो यह जानना जरूरी है कि दोनों में काफ़ी अंतर है। लोन मोरेटोरियम के तहत 6 महीने के लिए किस्तें नहीं चुकाने की छूट थी,
लेकिन इस दौरान ब्याज आपको मूलधन में जोड़ा जा रहा था, जिसको गैप इंटरेस्ट कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी गैप इंटरेस्ट पर वीडियो बना रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिएगा। जबकि लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में बैंकों को ज़्यादा अधिकार मिले हैं। बैंक खुद तय करेगा कि उनको आपकी EMI घटानी है या लोन की अवधि बढ़ानी है। सिर्फ ब्याज वसूलना या ब्याज दर को एडजस्ट करना नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग में कर्ज के मूलधन में किसी तरह की छूट मिलने की उम्मीद न के बराबर है। दोस्तों, लोन रिस्ट्रक्चरिंग में आपको क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, एक एग्जांपल पे बता रहा हूं। आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो दोस्तों सबसे पहले जो ये कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए लोन लिया और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 12% है। मैं ये एक बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये आपने 1 लाख रुपए का लिया, तो आपकी दोस्तों देखो, ठीक है, हमने 1 लाख रुपए लिया है और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12 का लगाया और टर्म हमने लगाया 2 साल का, यानी कि 24 महीने का। तो दोस्तों देखिए, आपकी EMI कितने की बनेगी, मंथली रीपेमेंट होगा आपका 4707 रुपये, यानी कि आपने प्रिंसिपल 1 लाख रुपया है, इंटरेस्ट आपको 12,976 रुपये, यानी कि टोटल रीपेमेंट आपको करना 1,12,976 रुपये। आप सपोज कर लीजिए कि आपने ये लोन पिछले साल अगस्त के महीने में ही लिया था, यानी कि पिछले साल अगस्त के महीने में लिया था और अगस्त से अगस्त का महीना 1 साल हो चुका है। तो मैं अब आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मंथली का, यानी कि आपने पिछले साल अगस्त से लिया, तो अगस्त से अगस्त 12 हुआ, तो 12 में आपका टोटल आप देखिए, पहले महीने में आपका प्रिंसिपल देख रहा है ना, आपको 3,707 रुपये गया और इंटरेस्ट में 1,000 रुपये जुड़ा। आपका एंड ऑफ द मंथ आपका लोन जो बचा वो 96,292 का बचा। दोस्तों एक बात देखने की बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आप लोन लेते हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम जाता है, इंटरेस्ट पहले ज़्यादा जाता है। आप को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पहले आपने जो भी लोन लेते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट रेट पहले 6 महीने तक ज़्यादा जाता है। इसमें देखिए दूसरे महीने में आपका गया 3744 रुपये और आपका ब्याज गया 962 रुपये। तो ऐसे ऐसे करते करते हम ये 12वीं किस्त को देखते हैं, हमारा इसमें प्रिंसिपल जाएगा 4,136 रुपये और हमारा इंटरेस्ट रेट जाएगा हमारा 571 रुपये, यानी कि हमारा 52,981 रुपया एंड 981 रुपया इस महीने तक हमारा बचता। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा मार्च की EMI अगर मान लीजिए चलेगी तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि हमारा 5 महीने तक नहीं गया, यानी कि हमने 7 महीने तक किस्त दी। तो 7 महीने तक हमारा प्रिंसिपल देखिए, 7वें महीने में हमारा प्रिंसिपल कितना बचा हुआ, 73,256 रुपये। 73,256 रुपये आपका बचा हुआ है। और दोस्तों आपका उसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट पेड आपको करना था 732, 692, 652, 612, 571, प्रिंसिपल को छोड़ के ये जो इंटरेस्ट है वो सारा आपका जुड़ेगा इसमें, किसमें, ये 73,256 में, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 के 3, यानी कि हमारा ये 3-4 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ये हमारा 73,000 और 4,200, और फिर हमारा ब्याज है ये 8वें महीने का 732, 9वें महीने का हमारा 692, 10वें महीने का 652 और ये हमारा 11वें महीने का 612 और 12वें महीने का हमारा 571 रुपया हो जाएगा। अब हम इन सबको टोटल अगर करते हैं तो हमारा 73256 प्लस 732 प्लस 692 प्लस 652 प्लस 612 प्लस 571, यानी कि हमारा टोटल 76,515 रुपये का प्रिंसिपल बचा हुआ है। हम सोच रहे थे कि हमारा 73,256 पे करेगा। ये जो लोन मोनिटोरियम में जो गैप इंटरेस्ट लगा 732, 692, 652, 612, 571, ये सारा आपका जुड़ के 76,555 हो जाएगा। और अब फिर क्या होगा, ये बैंक आपका 76,000
515 रुपये को अब 12 पे करे या 13 पे करे, उनकी मर्जी है भैया। बैंक को पूरी अथॉरिटी सरकार ने दे दी है कि वो अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर सकते हैं। मान लीजिए 12 पे ही करेगा, और अब आप लॉन्ग टर्म, आप मान लीजिए 1 साल का कराएं या 2 साल का कराएं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर ले। आप मान लीजिए आप 2 साल के लिए इसको कराते हैं, तो अब ये कैलकुलेशन जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, 76,000 का हमारी जो रेट लॉन्ग टर्म 3601 रुपये की हमारी किस्त जाएगी, 3601 रुपये की किस्त जाएगी। अब हम 76,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और हमारा 99,928 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब हमें टोटल 86,443 रुपये पेमेंट करना है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जो आपकी EMI आपका 12% पे 4707 जा रहा था, अब वो 3601 रुपये का हो जाएगा लोन स्ट्रक्चरिंग के बाद। लेकिन दोस्तों आप जो EMI देंगे उसमें आपका इंटरेस्ट आप बढ़ जाएगा। तो अब बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको 12% पे दे रहा है या 13% पे दे रहा है, या कम हो गया है 11% पे करा। भाई कम तो नहीं करेगा, वो बढ़ा के रखेगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि इसमें मोरेटोरियम का ब्याज कितना लगा है, और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आपका कितना ब्याज लगने वाला है, और क्या क्या चार्ज वो लगेगा। हो सकता है उसमें PF भी इंक्लूड करे, 1% आधा परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने हिसाब से करे, क्योंकि RBI ने उसको पूरी छूट दे दी है, क्योंकि उनको अपनी प्लानिंग बना रही है। उसमें जो कूलिंग पीरियड रखेंगे, तो कूलिंग पीरियड में जो फिर वही लाइन में जो आपका ब्याज आएगा, इंटरेस्ट जो आएगा, वो इंटरेस्ट उस महीने तक का जुड़ता रहेगा जब तक कि कूलिंग पीरियड आपकी रहेगी, जब तक आपको जॉब नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने आपको 1 लाख रुपए का बताया था। अब होम लोन में ही देख लीजिए कि पहले किसी का 9% पे चल रहा था, किसी का 8% पे चल रहा था, तो उनकी EMI कितनी जा रही थी, उनका कितना EMI गया, कितना प्रिंसिपल गया। और खासकर सबसे ज़्यादा घाटा उन लोगों को होने होगा जिन्होंने रिसेंटली लोन लिया था, मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले होम लोन में, तो उनका शुरू में बहुत ब्याज जाता है। तो आप बताइए 7% पे भी होम लोन आ गया है। अब वो मोरेटोरियम लिया तो BT या बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन ले ही नहीं सकते। 8% का रेट चल रहा है, तो 8% पे उनका हो सकता है वो रीस्ट्रक्चरिंग करे। बाकी आप में दम होना चाहिए भैया। बैंक में अगर जाएंगे, लोन अगर आपको बैंक ऑफर करे, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो रहा है, ये है वो है। तो अगर वो नहीं माने तो आप एक काम करिएगा, मोरेटोरियम ख़त्म करके 1-2 महीना गैप पे अपने लोन को ट्रैक पे लाइएगा, उसके बाद अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। लोन स्ट्रक्चरिंग के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो गया तो फिर 1 साल तक आप दूसरे बैंक से उसको BT नहीं करवा सकते। बैंकों की ये पॉलिसी होती है। तो भैया फंसने से पहले विचार विमर्श कर लेना। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है किसी भी लोन का, आपका कौन सा लोन चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर पर आइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, बताऊँगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग से पहले आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका अगर होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, या कोई भी लोन है, अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग में अगले महीने जाएंगे तो एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। अपना लोन शेड्यूल मुझे भेज दीजिएगा, मैं वो सारी चीज़ों को चेक करके आपको मैं बता दूंगा। दोस्तों इन सारी चीज़ों का मैं कंसल्टेंसी उसका कुछ फीस लूँगा, चार्ज मामूली होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। मैं आप जब मुझे अपना लोन ट्रैक भेजेंगे, मैं सारा चीज़ चेक करके बहुत सारी चीज़ों का बचत करा दूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लोन स्ट्रक्चरिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। जिन्होंने लोन ले रखा था और उन्होंने मोरेटोरियम ले रखा है, तो अगर वो BT कराएंगे तो दूसरा बैंक BT नहीं करेगा। तो ये भी लोन मोरेटोरियम का एक घाटा है, जो मतलब अब नए लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक नहीं देगा नए ग्राहकों को। उसके लिए क्या करना पड़ा है, जिन्होंने लोन मोरेटोरियम लिया है वो पहले अपने मोरेटोरियम को ख़त्म करें, उसके बाद 1-2 महीने से रेगुलर किस्त दे, फिर उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जा सकते हैं। आपको अगर लोन स्ट्रक्चरिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, आप बैंकों से क्या बार्गेनिंग करनी है, तो कृपया व्हाट्सएप में ज़रूर आइएगा, अपने क्वेश्चन को ज़रूर पूछिए। दोस्तों फीस इसलिए रखी है कि देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। दोस्तों जो चीज़ फ्री में मिलती है लोग उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जिसका वो पे करते हैं उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। दवाई कड़वी होती है लेकिन फ्री में मिलती है तो लोग उसको नहीं पीते, लेकिन पैसे दे के अगर वही दवाई लेते हैं तो उसको ज़रूर पीते हैं। तो अगर आपको लेना है इन्फॉर्मेशन
मतलब रीस्ट्रक्चरिंग का तो आपको कुछ चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी कोई नॉर्मल जानकारी आपको लेनी है तो भाई आपका हमारी टीम बैठी हुई है, मैं और मेरी टीम बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करके क्या हाल, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। बैंक पैसा देता है लेकिन अपने एक चरनी को भी नहीं छोड़ता है। मतलब बैंक को तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था ना जो पैसों से पैसा कमाने की कोशिश उस ज़माने में करते थे, और आज भी वही कर रहे हैं। ज़माना बस थोड़ा चेंज हुआ है। लाला को जानते थे ना, मदर इंडिया में लाला, बैंक भी लाला ही होता है।